नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में रविवार 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है, यानी कि महाराष्ट्र में रविवार से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि खतरा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह और बढ़ गया है। लोगों को यह समझने की जरूरत है, अब सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। जिले के डीएम स्थिति के आधार पर लॉकडाउन लगा सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार को देखते हुए उद्धव सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने पूरे राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। राज्य में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। सीएम उद्धव ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की है। बता दें कि शुक्रवार को सभी जिलों के कलेक्टर से बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लागू करना चाहते, लेकिन कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसा लगता है कि वर्तमान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो सकता है। इसलिए सभी जिलों को हेल्थ सुविधाओं आदि की गहनता से पड़ताल करने के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र के सीएम ने चेतावनी दी कि अगर मरीजों की संख्या कम नहीं हुई तो नियमों को और भी ज़्यादा सख्त किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने मॉल, बार और होटल्स के लिए बनाए गए नियमों का सही से पालन हो रहा है या नहीं, इसकी कड़ाई से जांच करने का आदेश दिया। आत्महत्या कर लिए जाने और सुसाइड नोट में अपना नाम रहने की जानकारी मिलते ही उप वन संरक्षक विनोद शिव कुमार अमरावती से निकलकर तुरंत नागपुर पहुंचे और वहां से नागपुर बेंगलोर ट्रेन में बैठकर फरार होने की फिराक में थे। इस बात की भनक अमरावती पुलिस को लग चुकी थी और इसकी सूचना नागपुर लोह मार्ग पुलिस को पहले ही दी जा चुकी थी। ऐसे में नागपुर रेलवे स्टेशन पर विनोद शिव कुमार की गिरफ्तारी शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे संभव हो पाई। विनोद शिव कुमार को लेकर अमरावती पुलिस का एक दल दोपहर बाद अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां पर उनसे इस मामले को लेकर पूछताछ जारी है। आरएफओ दीपाली चौहान ने बीती शाम खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने से पहले लिखे गए सुसाइड नोट में स्पष्ट तौर पर कहा था कि उपवन संरक्षक शिव कुमार बात बात पर उन्हें प्रताड़ित किया करते थे और कई बार उन्होंने रात बेरात उन्हें सुनसान स्थानों पर बुलाकर एकांत का बेजा फायदा उठाने की भी कोशिश की थी। दीपाली चौहान के मुताबिक उन्होंने इस बारे में मुख्य वन संरक्षक MS रेड्डी को भी अवगत कराया था, लेकिन MS रेड्डी द्वारा इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में जहां एक और विनोद शिव कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं, वहीं अब MS रेड्डी पर भी शक की सुई घूम रही है। दीपाली चौहान की मां ने जहां एक और शिव कुमार को फांसी देने की मांग उठाई है, वहीं रेड्डी को भी तुरंत हिरासत में लेने की मांग की है। इस समय सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि विगत 8 मार्च 2020 को विश्व महिला दिवस वाले दिन ही इस मामले को लेकर जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर से वन रक्षक व वनपाल संगठन द्वारा शिकायत की गई थी। पश्चात 16 मार्च 2020 को पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा जिलाधीश को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे और जिलाधीश नवाल ने 5 मई 2020 को अमरावती वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक के नाम पत्र जारी करते हुए मामले की जाँच करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन मुख्य वन संरक्षक रेड्डी द्वारा 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद इस मामले में कोई कदम नहीं उठाए गए, जिसकी परिणति दीपाली चौहान की खुदकुशी के तौर पर हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुख्य वन संरक्षक रेड्डी ने इस मामले में DCF शिव कुमार के खिलाफ 1 साल तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आरएफओ दीपाली चौहान के पार्थिव शरीर को शुक्रवार को पोस्टमार्टम के लिए अमरावती के जिला शवागार में लाया गया, जहां पर पूरा दिन काफी तनावपूर्ण स्थिति रही। दीपाली चौहान के मायके पक्ष चौहान परिवार व ससुराल पक्ष मोहिते परिवार द्वारा कहा गया कि जब तक दीपाली की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वे पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे और दीपाली के शव का स्वीकार भी नहीं करेंगे। यहाँ पर दीपाली की मां शकुंतला चौहान ने कहा कि उन्होंने मेरी बेटी को बहुत सताया और खून के आंसू रुलाए, जिसकी वजह से मेरी बेटी ने तंग आकर अपनी जान दे दी। ऐसे में मेरी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को फांसी की सजा ही दी जानी चाहिए और रेड्डी के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज करना चाहिए। दीपाली का पोस्टमार्टम नहीं होने देने को लेकर
चौहान व मोहिते परिवार द्वारा अड़ जाने की वजह से शुक्रवार को दोपहर 4:30 बजे तक दीपाली चौहान के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। वहीं दोपहर बाद धारनी पुलिस ने आनंद फानंद में दीपाली चौहान के पति राजेश मोहिते द्वारा वन संरक्षक MS रेड्डी के खिलाफ दिए गए बयान को भी FIR के साथ जोड़ा। इसके बाद ही दीपाली के परिजनों ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करने पर अपनी रजामंदी दी और शाम करीब 4:30 बजे दीपाली चौहान के शव पर पोस्टमार्टम करना शुरू किया गया। इस समय तक जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी N तथा शहर पुलिस उपायुक्त विक्रम साली सहित धारनी पुलिस के आला अधिकारी शवागार परिसर में ही बने हुए थे और चौहान व मोहिते परिवार को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। साथ ही यहाँ पर हरिसाल सहित मोरेगांव परिसर के नागरिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जिन्होंने पूरा दिन शवागार के समक्ष ठिया आंदोलन लगाए रखा। ऐसे में यहाँ पूरा दिन काफी तनावपूर्ण वातावरण था और पूरे परिसर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था। इस पूरे मामले को देखते हुए राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने CM उद्धव ठाकरे को एक पत्र भेजते हुए कहा कि वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार उप वन संरक्षक विनोद शिव कुमार तथा वन संरक्षक रेड्डी के खिलाफ तुरंत अपराध दर्ज करते हुए उन्हें निलंबित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने संभागीय आयुक्तों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में विशाखा समितियां आगामी 15 दिन के भीतर कार्यान्वित की जाए और इन समितियों की नियमित बैठक लेते हुए महिलाओं की शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाए। दीपाली चौहाननी आत्महत्या केली हे ज्यावेळेला मला काल रात्री कळलं त्यावेळेला अतिशय दुःख झालं आणि धक्काही बसला, कारण दीपाली एक सक्षम महिला होती, जबाबदार व्यक्ती होती आणि तेवढ्या कठीण परिस्थितीमध्ये ती तिथे काम देखील करत होती। हे तिच्यावर जे दबाव आणण्याचं जे कृत्य तिच्या ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलं, एकाला तर ते शिवकुमारला आपण अरेस्ट केलेली आहे आणि रेड्डीची इन्क्वायरी त्या ठिकाणी लावलेली आहे। त्या इन्क्वायरीमध्ये नक्कीच मला असं वाटतं सत्य बाहेर येईल। पण एकंदरीत माझ्या महिलांनी इतक्या सक्षम असल्यानंतर आत्महत्येला प्रवृत्त व्हावं ह्याचं देखील दुःख या ठिकाणी मला वाटतं। मी आज सगळ्या कमिशनर्सला निर्देश दिलेले आहेत की विशाखा कमिटीची स्थापना कंपल्सरीली झाली पाहिजे आणि मी पर्सनली त्याचा फॉलोअप पुढच्या काळामध्ये करणार आहेच। पण हे सुमोटो देखील प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी आपल्या आपल्या ऑफिसमध्ये या गोष्टी केल्या पाहिजे आणि छोटी जरी कंप्लेंट असली, खास करून महिलांबाबत, तसं कंप्लेंट तर दोघांच्याही सिरियसली घेतल्या पाहिजे, पण महिलांबाबतच्या ज्या कंप्लेंट्स आहेत त्या अतिशय सिरियसली घेतल्या पाहिजेत। या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई होईल। मी सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना देखील पत्र दिलेलं आहे, त्या अनुषंगानं मुख्यमंत्री देखील लवकरात लवकर निर्णय घेतील। वहीं अब भाजपा नेताओं ने दीपाली चौहान मामले को लेकर राज्य की ठाकरे सरकार पर निशाना साधना शुरू किया है। भाजपा नेत्री चित्रा वाघ ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दीपाली चौहान को बार बार अपमानित किया गया और भ्रष्ट व्यवस्था ने दीपाली चौहान की बलि ले ली। शुक्रवार को इस बारे में ट्वीट करते हुए चित्रा वाघ ने कहा कि यदि DCF शिव कुमार के खिलाफ दर्ज होने वाली शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई की गई होती तो दीपाली चौहान की जान बच सकती थी। ऐसे में यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है, जिसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सदोष मनुष्यवध का अपराध किया जाना चाहिए। साथ ही जिले की सांसद नवनीत राणा ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी N को एक पत्र सौंपते हुए मांग की कि RFO दीपाली चौहान की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार रहने वाले विनोद शिव कुमार व मेलघाट प्रोजेक्ट के क्षेत्र संचालक रेड्डी पर सदोष मनुष्यवध का अपराध दर्ज किया जाए। दीपाली चौहान को बेहद कर्तव्यपरायण अधिकारी बताते हुए सांसद नवनीत राणा ने कहा कि कुछ दिन पूर्व ही दीपाली चौहान ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई थी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल क्षेत्र संचालक रेड्डी से बात करते हुए DCF शिव कुमार पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मग ते घरी आल्यानंतर त्यांच्या मिस्टरांसोबत ते आले आणि आल्यानंतर त्यांनी शिवकुमार जे त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी होते त्यांचे पूर्ण रेकॉर्डिंग ऑडिओ मला त्यांनी ऐकून दिली आणि त्याच्यामध्ये खूप सारे प्रॉब्लेम्स ते कशा पद्धतीने बोलतात, तू कुठे आहे, 3 वाजता रात्री तिला म्हणते की तू तिथे जाऊन मला फोटो काढून पाठव, तू आता काय करत आहे, कशी दिसत आहे, या सगळे प्रकारचं जेव्हा मी पूर्ण ऐकलं ते इमिजिएट तेव्हाच आम्ही रेड्डीला फोनसुद्धा लावलं की बा रेड्डी साहेब असं असं या बाईला त्रास होत आहे तिथे ऑन ड्युटी आपले वरिष्ठ अधिकारीकडनं आणि तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने माहीत आणि त्यांनी मला हे सुद्धा सांगितलं की रेड्डी साहेबांकडे मी खूप वेळा आपली ह्या प्रॉब्लेम्स
घेऊन गेलेली आहे, पण प्रत्येक वेळेस ते त्यांना बोलवतात आणि त्यांच्या बाजूने उभे राहतात शिवकुमारचे. तर तेव्हा मला वाटलं की आता माझी कोणीच ऐकणार नाही आहे आणि मग ते माझ्याकडे आले आणि मग मी त्यांना सांगितलं रेड्डीला की तुम्ही हिची बदली कुठेही करून द्या दीपालीची, तुम्ही जिथे म्हणाल तिथे बदली करा, पण त्यांच्या अंडरमध्ये हिला काम करू देऊ नका म्हणून. हिचं पर्सनली खूप खराब होत आहे. आणि तिने सांगितलं मला, स्वतः दीपालीने सांगितलं की ताई मी प्रेग्नेंट असताना मला 4-4 किलोमीटर वर खाली ठिकाणी पाठवून माझा मिसकॅरेज त्यामुळे झाला आणि मी ती सुद्धा कंप्लेंट रेड्डी साहेबांना केली की असं असं माझ्यासोबत हे व्यवहार करतात म्हणून, आणि तो टॉर्चरमुळे माझं मिसकॅरेजसुद्धा झालं. आणि त्याच्यानंतर रवी भाऊला भेटल्यानंतर त्यांनी पत्रसुद्धा दिलं बदलीचं. आणि त्याच्यानंतर वनमंत्र्यांनासुद्धा आपण 4 वेळा फोन केले रवी भाऊनी स्वतः पर्सनली की या ताईला यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडनं खूप त्रास होत आहे, तर आपण यांची बदली करून द्या. हो करू, हो थांबा करू, हो. याच गोष्टीमुळे त्या बाईची आज जीव घेण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर मला वाटते रेड्डी ही तेवढाच गुन्हेगार आहे जेवढा शिवकुमार आहे. केच्यामध्ये दोन्ही व्यक्तींचे वर 302 आणि त्यांना सस्पेंडची ऑर्डर आपण इमिजिएट कारवाई केली पाहिजे आणि त्याच्यानंतर याच्यावर चौकशी झाली पाहिजे. पदावर असताना तो व्यक्ती जो मराच्या आधी तो व्यक्तीसोबत शिवकुमार सोबत होता आणि जर या व्यक्तीला आपण सस्पेंड नाही केला आणि पदावर हटवला नाही ते मेल्यानंतर सुद्धा या व्यक्तींसोबत उभे राहील. जीवाची जर पर्वा असती तर त्या बाईची आज बदली झाली असती. आणि म्हणून मी यावेळी तिचे जिवंत असताना जेवढी प्रयत्न मला करायचे असते तेवढेपेक्षा जास्त मी आणि रवी राणाजींनी केलेली आहे आमदार साहेबांनी. पण आता आम्ही ठाम आमच्या याच्यासोबत उभे राहणार आहे की दोन्ही अधिकारी सस्पेंड झाल्या पाहिजे, दोघांवरही 302चे गुन्हा दाखल झाले पाहिजे आणि दोघांवर इन्क्वायरी बसवली पाहिजे. कारण की ज्या तरीकेने आपण त्या दीपाली चौहानला न्याय देऊ शकू. आणि तुम्हालाही सगळ्यांना विनंती करते आपण सोबत या प्रकरणासोबत उभे राहा, कारण आमची ती मुलगी ती बाई म्हणजे आपली बहीण होऊ शकते, आई होऊ शकते आणि आपले परिवाराचे सदस्य होऊ शकते. जे बाया काम करतात त्यांना खूप काही डिफरंट प्रकारचे प्रॉब्लेम्स येत असतात त्यांच्या फील्डमध्ये आणि ते सगळे समोर करता आम्ही समोरपर्यंत जातो. पण जे बाई हारून जाते ते असं प्रकरण शेवटी असं आपल्या जीवाला संपवण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून मी यावेळी एवढं सोपं या अधिकाऱ्यांना सोडणार नाही आणि यांच्या विरोधात ठाम उभी राहणार आहे. आणि माझे जेवढेही समर्थक आहे त्यांना सुद्धा सांगते की आपण एक बाईसोबत आणि त्याचे जीवनचं महत्त्व कसं असतं त्याच्यासोबत तुम्ही सगळे उभे राहा, एवढीच विनंती करते. वहीं इस विषय को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख राजेश वानखड़े ने कहा कि खुदकुशी करने वाली आरएफओ दीपाली चौहान ने मृत्यु से पहले विनोद शिवकुमार व एमएस रेड्डी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. ऐसे में इस महिला अधिकारी को प्रताड़ित करने वाले विनोद शिवकुमार को तत्काल निलंबित करने और एमएस रेड्डी का तुरंत तबादला करने की मांग राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित वन विभाग के प्रधान सचिव महेशकर से की गई है. जिला युवा कांग्रेस द्वारा मेलघाट क्षेत्र की आरएफओ दीपाली चौहान को प्रताड़ित करते हुए आत्महत्या हेतु प्रवृत्त करने वाले डीएफओ विनोद शिवकुमार को तुरंत पद से निलंबित करने की मांग को लेकर स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के समक्ष जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया. इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी व भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जिला सभागार के सामने जबरदस्त धरना प्रदर्शन करते हुए दीपाली चौहान की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित करते हुए दोनों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की शहर व जिला इकाई ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि दीपाली चौहान को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले अधिकारियों पर सदोष मानववध का अपराध दर्ज होना चाहिए. ज्यांच्यावर जे वरून दडपण येत होतं त्या कारणाने त्यांनी ही आत्महत्या केलेली आहे आणि हा विषय अतिशय गांभीर्याचा आहे. आणि याच्यावर ज्याचाही गुन्हा दाखल झालेला आहे त्या विनोद कुमार यांच्यावर तात्काळ त्यांना कार्यातून बहिष्कृत करावं, त्यांना कार्यालयीन पदावरून त्यांना काढून टाकण्यात यावं आणि त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात आली पाहिजे. आणि असा गुन्हा पुन्हा असा कोणावर पदावर असताना एका कार्यरत असताना एका महिलेवर अशा प्रकारचा अत्याचार होता कामा नये. आणि वरिष्ठांची अशा तरीकेची जी पिळवणूक आहे, जी छळ आहे चाललेला, तो त्वरित बंद झाला पाहिजे. ह्याचं निवेदन घेऊन आम्ही आज मॅडमकडे आलेलो आहोत. याच्यावर त्वरित ॲक्शन घेण्यात यावी हेच आम्हाला सांगणं आहे. जय महाराष्ट्र, जय हिंद. इसके अलावा भाजपा की जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी के नेतृत्व में कल शनिवार को समूचे जिले में दीपाली चौहान आत्महत्या मामले को लेकर निषेध आंदोलन किया जाएगा.
दीपाली चौहान मामले को लेकर अमरावती शहर व जिले सहित समूचे राज्य में जबरदस्त गुस्से व रोष की लहर है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता रूपाली चाकणकर ने इस विषय पर ट्वीट करते हुए कहा कि जब दीपाली चौहान ने काफी पहले अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी समस्या से अवगत करा दिया था, तो सांसद नवनीत राणा ने इस मामले को लेकर आवाज उठानी चाहिए थी, तो शायद दीपाली चौहान की जान बच सकती थी। शहर में इन दिनों असली व नकली किन्नरों का मुद्दा जमकर गरमाया हुआ है। शुक्रवार को इरविन चौक परिसर में कुछ किन्नरों ने किन्नर समुदाय को बदनाम करने वाले 2 युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग को लेकर आंदोलन किया। वो जो 2 नकली किन्नर थे वो बाल बढ़ा के घूमते थे, लेकिन बाल बढ़ाने के लिए किसको ये नहीं है, बाल कोई भी बढ़ा सकता है। आमीन सर ने अगर साड़ी पहनने के लिए बोला तो वो साड़ी पहन के घूम सकता है, क्योंकि समाज में उसको जीने का अधिकार है। उसकी लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो कैसे जीना चाहिए वो उस पर डिपेंड है। अगर बात हमारे तालीम की आती है, हमारे हक की, हमारे अस्तित्व की आती है, तो हम लोग लड़ेंगे। युवा लॉयर्स ग्रुप ने हमारे पे लालचन लगाया है, हमको फर्जी किन्नर बोला गया है, और ये दो लोगों ने पुरुष कलावंत खुद को बनाया। इन्होंने सिद्ध करके दिखाना ये पुरुष है, और हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि हम किन्नर है। अगर युवा लॉयर्स ग्रुप के अध्यक्ष हमारे माफी मांगने नहीं आएंगे या ये 2 लड़के माफी मांगने नहीं आएंगे, हमने आत्मदहन का इशारा दिया था। इस समय किन्नर गौरी पवार ने खुद पर डीजल उड़ेलकर आत्महत्या करने की कोशिश की। करीब 15 मिनट तक चले इस आंदोलन में किन्नरों को समझाने गए पुलिस कर्मियों पर भी कुछ किन्नरों ने अपनी भड़ास निकाली। इस समय दमकल विभाग की टीम भी अपने वाहन लेकर घटनास्थल पर पहुंची और पानी की बौछार मारते हुए आंदोलन कर रहे किन्नरों को तितर बितर किया गया। इस समय अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति को समूचे राज्य में सर्वाधिक तेज माना जा रहा है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि इस समय अमरावती जिले व निजी कोविड अस्पतालों में करीब 65% बेड रिक्त हैं। इसे जिलावासियों के लिए एक राहत वाली खबर कहा जा सकता है। इस समय जिले में 36 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, जहां पर 1741 बेड उपलब्ध हैं, जिसमें से इस समय 948 बेड खाली पड़े हैं। इसी तरह 4 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 145 बेड हैं, जिसमें से 63 बेड रिक्त पड़े हैं, और 15 कोविड सेंटर में 1205 बेड हैं, जिसमें से 118 बेड रिक्त पड़े हैं। ऐसे में किसी भी तरह के लक्षण व स्थिति वाले कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु अमरावती जिले के कोविड अस्पतालों में फिलहाल बेड की कोई कमी नहीं है। शहर के आवासीय इलाकों के अलावा व्यवसायिक क्षेत्रों में भीड़भाड़ वाली जगहों पर नादुरुस्त रहने वाले बिजली पोल एवं नीचे लटकने वाले बिजली तारों का जल्द ही स्थानांतरण किया जाएगा। विधायक सुलभा खोड़के के प्रयासों से दुरुस्ती कार्य के लिए सरकार की ओर से 58,53,000 रुपए की निधि मंजूर की गई है। इस समय समूचे राज्य में कोविड संक्रमण के साथ साथ गर्मी का मौसम भी बड़ी तेजी से पांव पसार रहा है और समूचे राज्य में भीषण गर्मी का आलम दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिन में और भी अधिक गर्मी महसूस हो सकती है। इस समय जहां विदर्भ क्षेत्र में कई स्थानों पर पारा 40 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, वहीं मुंबई सहित कोंकण विभाग में ग्रीष्म लहर की स्थिति है। ऐसे में ऐन गर्मी के मौसम की शुरुआत में ही समूचे राज्य में भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। विगत 4 माह से दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने हेतु संयुक्त मोर्चा द्वारा 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके समर्थन में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा शुक्रवार 26 मार्च को अमरावती जिला बंद कराने हेतु आंदोलन किया गया। इसके तहत विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार की सुबह से शहर के राजकमल चौराहे पर एकत्रित होते हुए जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। साथ ही शहर में एक रैली निकालते हुए दुकानदारों से अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कराने का आह्वान भी किया। हालांकि इस बंद को अमरावती शहर से जिले में बेहद अत्यल्प प्रतिसाद मिला है। उतराखंडच्या ज्या शेतकऱ्याकरता आपण जगतो, त्यांच्या भरोशावर आपलं जीवन आहे, तो जर या देशामध्ये आत्महत्या करत असेल तर त्याच्याकरता आवाज बुलंद करणे आपला अधिकार आहे, आपली जबाबदारी आहे। दिल्ली में चल रहे किसान मोर्चे को समर्थन देने हेतु संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा किए गए आह्वान का समर्थन करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भी स्थानीय इरविन चौक पर 26 मार्च की सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक अनशन किया गया। वहीं चांदूर बाजार क्षेत्र में जसापुर के किसानों ने प्रहार किसान संगठन के जिलाध्यक्ष मंगेश देशमुख के नेतृत्व में मोर्शी, ब्राह्मणवाड़ा थड़ी, परतवाड़ा रोड एवं वणी फाटे के निकट रास्ता रोको आंदोलन करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों का निषेध किया।
दी अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की स्थापना किसानों को कर्ज वितरित करने हेतु की गई थी, लेकिन बैंक के सीईओ जेसी राठौड़, तत्कालीन अध्यक्ष बबलू देशमुख, मौजूदा अध्यक्ष उत्तरा जगताप, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीडी बेलसरे द्वारा आपस में मिली भगत करते हुए कमीशन की लालच में नियम बाह्य तरीकों से किसानों को कर्ज वितरित करने की बजाय बैंक का पैसा निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड नामक कंपनी में निवेश किया गया, जिससे इन लोगों सहित म्यूचुअल फंड कंपनी के ब्रोकर पुरुषोत्तम रेड्डी ने करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपयों की दलाली कमाई। इस आशय की शिकायत कई किसानों द्वारा सिटी कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जिला सामान्य अस्पताल में विगत 1 माह से सिकल सेल, थैलीसीमिया व एनीमिया से पीड़ित मरीजों हेतु बेहद जरूरी रहने वाली फॉलिक एसिड की गोलियों की किल्लत चल रही है। ऐसे में इस अस्पताल में यह दवाई लेने हेतु आने वाले मरीजों व उनके रिश्तेदारों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। वहीं बेहद जरूरत में रहने वाले मरीजों को अधिकारियों द्वारा बाहर से यह दवाई उपलब्ध करवाई जा रही है। इन दिनों ऑनलाइन जालसाजी के मामले काफी बढ़ गए हैं, जहां एक ओर एंड्रॉयड सेल फोन नागरिकों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इस फोन के जरिए साइबर अपराधियों द्वारा लोगों को जमकर ठगा भी जा रहा है। वर्ष 2020 में ऑनलाइन जालसाजी के 67 मामले साइबर पुलिस के पास दर्ज हुए थे, जिनमें नागरिकों के साथ 68,66,867 रुपयों की ठगी हुई थी। पुलिस द्वारा इन मामलों की तकनीकी ढंग से जाँच करते हुए 5 मामलों को सुलझाया गया, जिनमें 16,48,067 रुपये संबंधित शिकायतकर्ताओं को वापस दिलवाए गए। शुक्रवार 26 मार्च को जिले में कोविड संक्रमण की रफ्तार कुछ हद तक सुस्त होती नजर आई, जब केवल 286 लोगों की कोविड टेस्ट पॉजिटिव आई है। लंबे समय बाद कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 300 के स्तर से नीचे रहा। इस समय कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 47,283 पर जा पहुंची है। वहीं शुक्रवार को 24 घंटे के दौरान 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 652 पर जा पहुंची है। शुक्रवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 378 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 42,607 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4024 है, जिसमें से 1039 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 1176 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1809 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। जिले व शहर में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश के आदेश पर जिला न्यायालय के प्रांगण में निःशुल्क कोरोना जांच केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसमें शुक्रवार की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करीब 100 लोगों की कोविड टेस्ट कराई गई। वरुण में अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में नीमा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 42 रक्तदाताओं ने स्वयं स्फूर्त तौर पर रक्तदान किया। केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा आवास योजनाओं का लाभ भूमिहीन लाभार्थियों को प्राप्त हुआ। उनके पास खुद की जमीन उपलब्ध न रहने से वे आवास योजनाओं से वंचित न रहे। इस हेतु राज्य सरकार व वन विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2016 को अधिसूचना जारी की गई थी। शहर में इन दिनों मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बड़े पैमाने पर सामने आ रही हैं। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बडनेरा पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। 17 मार्च को ही एक मोटरसाइकिल चोरी के वारदात के आरोपी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया, जिसका नाम राहुल सोनोने बताया गया है। इसके साथ ही विगत 24 मार्च को चोरी गई दुपहिया का पता लगाते हुए पुलिस ने वाशिम जिले के लोनी अरब में रहने वाले राजकुमार ताड़े को भी हिरासत में लिया है। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा तैयार किए गए विशेष पथक ने 2 दिन पहले फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले यशोदा नगर में वर्ली जुआ अड्डे पर कार्रवाई करने के बाद शुक्रवार को एक बार फिर इसी परिसर में वर्ली मटका अड्डे पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 7 जुआरियों पर कार्रवाई करते हुए 43,000 रुपए का माल बरामद किया गया। तलेगांव दशासर पुलिस ने शुक्रवार को घोईखेड़ हाईवे मार्ग पर नाकाबंदी करते हुए अवैध रूप से रेत भरकर ले जा रहे ट्रक को पकड़कर 2 लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों के नाम बाबुलगांव निवासी लहूजी भांडे व वसीम मुस्तफा पठान बताए गए हैं। इस ट्रक में बिना रॉयल्टी के 4 बरास रेती बरामद हुई, जिसका मूल्य 40,000 रुपए आंका गया है। उर्दू भाषा के विश्वविख्यात अदीब, नामचीन आलोचक एवं मशहूर शायर डॉक्टर सैयद सफदर का शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे बेस अस्पताल में निधन हो गया। डॉक्टर सफदर करीब 20 दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार की शाम 7 बजे ईदगाह कब्रिस्तान में किया गया। स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिक मालशी प्रेमजी शाह के 25 वर्षीय पोते हर्ष शाह का पुणे में आकस्मिक निधन हो गया। हर्ष शाह पुणे में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था और शुक्रवार को अपने कॉलेज गया था, जहां पर कॉलेज की 5वीं मंजिल से नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। कानूनी कार्रवाई के बाद हर्ष शाह के पार्थिव शरीर को पुणे से अमरावती लाया जा रहा है। उसकी अंतिम यात्रा शनिवार की सुबह 8 बजे शाह परिवार के कृष्णार्पण कॉलोनी स्थित निवास स्थान से निकाली जाएगी। जिलाधीश शैलेश नवाल ने शुक्रवार को अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर एक नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक आगामी 31 मार्च से मंगल कार्यालय व लॉन
खुल जाएंगे। मंगल कार्यालय व लॉन में अब वर वधू सहित 50 लोगों की उपस्थिति में विवाह समारोह आयोजित करने की छूट रहेगी। साथ ही इन विवाह समारोह में ऑर्केस्ट्रा, कैटरिंग व बैंड पथक को भी अनुमति दी गई है, लेकिन केवल विवाह स्थल पर ही बैंड बाजा बजाया जा सकेगा और बारात निकालने की अनुमति नहीं रहेगी। इसके अलावा सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही शादियां हो सकेंगी। इन विवाह समारोह में त्रिसूत्री नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और नियमों का उल्लंघन होने पर 50,000 रुपए का दंड व फौजदारी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। शुक्रवार की दोपहर को चांदूर बाजार रोड से सटे वलगांव परिसर के कुमारपुरा निवासी ईश्वर उसरे के घर में चूल्हे की आग की वजह से पूरा घर आग की चपेट में आ गया। इस समय आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने तुरंत अपने घरों से पानी लाकर आग को बुझाने की कोशिश शुरू की और करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। इसी बीच सूचना मिलने पर दमकल विभाग के वाहन भी मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन तब तक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था। इस आगजनी में ईश्वर उसरे के घर में रखा काफी सारा जीवनावश्यक सामान जलकर खाक हो गया है। गाड़गीनगर पुलिस थाने को एक गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के मोची रोड स्थित वेलकम टी पॉइंट पर एक व्यक्ति ट्रेवल्स बस के जरिए गांजा लेकर आ रहा है। पश्चात की गई कार्रवाई में यहां पर 2 संदेहास्पद लोगों को घूमते देखा गया, जिन्हें पुलिस द्वारा पंचों के सामने अपनी हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए लोगों के नाम गुलिस्तान नगर निवासी एजाज खान, छोटे खान व शेख नैयर शेख भूरू बताए गए हैं। इन दोनों के पास मौजूद बैग की पड़ताल करने पर 5 अलग अलग पैकेट में हरे रंग का गांजा बरामद किया गया, जिसका वजन करीब 10 किलो 181 ग्राम बताया गया है। गाड़गीनगर पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।